नमस्कार सभी को। आपने अभी न्यूज़ देखी होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी साउथ अफ्रीका गए थे जोहान्सबर्ग में। एक ब्रिक्स की मीटिंग थी। ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं, एक ब्लॉक है डेवलपिंग कंट्रीज़ का। ये 2008 जो क्राइसिस आया था, 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था यूएस में, उसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड ये एक्सपेंड हो गया था। उसके बाद ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाया गया था। पहले ये ब्रिक था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। चार डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप था। उसके बाद लेटर ऑन इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था। नाउ दे आर 5 कंट्रीज ब्रिक्स। इनकी एक रिसेंटली एक मीटिंग समिट कंडक्ट हुई है जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। तो उनका जो मीटिंग का जो मेन मुद्दा था ये था कि हमें डॉलर से पीछा छुड़वाना अपना। जो यूएस डॉलर है, यूएस की करेंसी, ये ग्लोबल करेंसी मानी जाती है। ग्लोबल करेंसी इसलिए क्योंकि सारे के सारे ट्रेड ट्रांजैक्शन राइट नाउ आर हैपनिंग इन, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन आर हैपनिंग इन यूएस डॉलर। और जितने भी रिजर्व बैंक हैं वर्ल्ड वाइड, सभी कंट्रीज के, इंडिया हो या चाइना हो या बहुत सारे सभी कंट्रीज के पास यूएस डॉलर को एज ए रिजर्व करेंसी रखना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है मार्केट के अंदर। एंड नाउ आफ्टर यूक्रेन वॉर क्या हुआ, यूएस ने सैंक्शन लगा दिया रसिया के ऊपर। और रसिया ने यूएस को बोला कि भैया यूक्रेन वॉर से आप पीछे हट जाइए, हमें ये डील करने दो आपस में, डोंट इंटरप्ट अस, आई एम डीलिंग विद यूक्रेन डायरेक्टली। बट यूएस ने ये बात नहीं मानी रसिया की। और राइट नाउ रसिया पीछे पड़ा हुआ है यूएसए के कि हमें आपको स्पॉइल करना, आपकी इकोनॉमी को, क्योंकि आपने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा लगा के हमारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। अब आपकी बारी है तबाह होने की। राइट नाउ अब मैं तबाह होने वाली इसलिए बात बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज द मोस्ट सिंपल थिंग आई कैन एक्सप्लेन। इससे ईजी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि यूएस के जो हालात अभी हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसके पीछे वजह यह है कि यूक्रेन वॉर के बाद चीज़ें इतनी जल्दी, जियोपॉलिटिकल चेंजेस इतने ज़्यादा आ गए हैं, तो यू नेवर नो, आपको पता ही नहीं है कि आज की डेट में वर्ल्ड का सुपर पावर यूएसए है, चाइना है या रसिया है या कोई और थर्ड कंट्री है और फोर्थ कंट्री है। वी डोंट नो अबाउट इट। तो जो ब्रिक्स की समिट हुई थी उनका मेन पर्पज ये था कि आपको यूएस डॉलर से पीछा छुड़ाना है। एंड रसिया एंड चाइना आर कमिंग टुगेदर। उनको सपोर्ट कर रहा अभी ब्राजील एंड इंडिया भी। तो दे वर ट्राइंग टू क्रिएट ए न्यू करेंसी। वो चाहते हैं कि नई करेंसी बना दें सो दैट हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस उस करेंसी के अंदर करें, ना कि यूएस डॉलर में। और लेकिन ये जो बात है नई करेंसी वाली, जो इंडिया को पसंद नहीं आई। इंडिया ने बोला कि वी नीड नॉट टू एक्सपेरिमेंट ऑन ए न्यू करेंसी। इससे अच्छा ये है कि हम एक लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन करें। जैसे हमें ऑयल परचेज करना रसिया से, हम या तो इंडियन रुपी में पेमेंट कर दें या फिर हम रूबल में पेमेंट कर दें जो रशियन करेंसी है। अगर हमें ऑयल परचेज करना यूएई से, या तो हम इंडियन रुपये में पेमेंट कर दें या फिर यूएई की करेंसी में पेमेंट कर दें। तो कुल मिला के हमें म्यूचुअल ट्रांजैक्शन करना है। यूएस डॉलर अपने आप ही साइड में हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जो ब्रिक्स का जो समिट था ये बहुत बड़ा चेंज लाने वाला फाइनेंशियल सिस्टम में, और स्पेशली ऑन अमेरिका इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव। जिसको ये लगता है कि अमेरिका सुपर पावर रहेगा हमेशा, ये किसी को नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि ये डाउटफुल है। अगर इन्हीं हालात को देखा जाए तो ये डाउटफुल है, क्योंकि 6 और कंट्रीज ने ब्रिक्स को बोला है कि हम ऑफिशियली ज्वाइन करने वाले हैं आपको विद इन 6 और 7 मंथ, आने वाले 7-8 महीने के अंदर आपको ज्वाइन करेंगे, सो दैट हम सारे के सारे अपने ट्रांजैक्शंस हैं, ऑयल ट्रांजैक्शंस या कुछ और गुड्स एंड सेल्स, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन है, सारे के सारे हम लोकल करेंसी में करेंगे, ना कि यूएस डॉलर में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर में नहीं होंगे, अगर ट्रेड सेटलमेंट्स यूएस डॉलर में नहीं होंगे, तो यूएस के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि इस पे ही डिपेंड करेगा यूएस का फ्यूचर। आपको एक चीज़ पता है कि यूएस ऐसा कंट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम करता है। यहाँ पे रिफाइनरीज के अलावा, वेपन्स के अलावा मैंने कोई चीज़ यहाँ पे अभी तक बनती नहीं देखी। कार अगर बनती है तो वो सिर्फ टेस्ला है या फिर फोर्ड है, एक थोड़ी बहुत जीएमसी। उसके अलावा बहुत कम कंपनी जैसी हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ से लेके, कपड़ों से लेके, पेन से लेके, फ़ोन से लेके,
जो भी सारी चीज़ें आपके पास, एलईडी टीवी से लेके आपकी कार से लेके जो कुछ भी स्पेक्ट से लेके हर चीज़ इंपोर्ट होती है। तो आप ये समझिए अगर सारा का सारा सामान बाहर से आएगा तो आपको उनको पेमेंट करनी है। पेमेंट आप करते थे यूएस डॉलर में, और आज की डेट में आपकी वैल्यू अच्छी है। तो अगर आप ये सोचिए जो बड़े इकोनॉमिक अदर कंट्रीज हैं, ब्रिक्स कंट्रीज हैं, अगर वो ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में ना करेंगे, अपनी किसी और करेंसी में करेंगे, तो आपकी वैल्यू डिक्लाइन होगी यूएस डॉलर की। तो ग्लोबल लेवल पे आपकी डिमांड कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड आपको सारा सामान बाहर से मंगवाना है, तो जो सामान आप $100 की पेमेंट के साथ परचेज कर लेते थे, वही सामान आपको $150, $250 में पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भैया इन्फ्लेशन विल बी वेरी वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये। मैं टोयोटा शोरूम पे गया था 6-7 महीने पहले। मैंने गाड़ी का प्राइस पूछा, टोयोटा कैमरी का और टोयोटा प्रियस का प्राइस मैंने पूछा। और अब मैं 1 वीक पहले भी गया था, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी गाड़ी ले लूँ। तो 1 वीक पहले मैंने जो प्राइस पूछा है, तो आई एम स्पीकिंग वेरी ऑनेस्टली, जो मैंने चेंज देखा है $10,000 से $12,000 का एक कार के अंदर। आप खुद सोचिए, जो $35,000 की गाड़ी है थी, मतलब 7 महीने पहले वही गाड़ी आपको $45,000 या $50,000 में मिल रही है। तो आप ये सोचिए, खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका के सामने अभी इसका। क्योंकि टोयोटा गाड़ियाँ बाहर से आती है, होंडा गाड़ियाँ बाहर से आती है, दोनों जापान से आती हैं, सारी की सारी इंपोर्ट होती है। तो यूएस की जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एंड दिस इज रियल, ये बिल्कुल एक्चुअल में हो रहा है। मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया, आपको वही मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई इन कमिंग टाइम इन अमेरिका। तो लाइफ आसान नहीं होने वाली यहाँ पे। जिसको भी ये लगता है कि अमेरिका का जो यूएस डॉलर है, क्योंकि ये जो यूएस डॉलर पिछले 150-200 वर्ल्ड वार 2 के बाद 1945 के बाद ये सुपर पावर में है, ग्लोबल करेंसी ट्रीट किया जाता है। लेकिन हमेशा से यूएस की ये टेंडेंसी रही है कि हम पावरफुल हैं, हमसे सबसे पावरफुल हैं। जो वीक कंट्रीज हैं उनके ऊपर हमेशा सैंक्शन लगाता रहा है अमेरिका, ताकि भैया अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको ये काम करने से रोक देंगे, ये काम करने से रोक देंगे। इंडिया के ऊपर भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं, तो ये गलत थी बात। दिस वॉज अनएथिकल। एंड नाउ अमेरिका एक हॉट सीट पे नहीं बैठा, दे आर नॉट इन ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन राइट नाउ। इसलिए सभी कंट्रीज को अपना खुद का डिसीजन लेने का हक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग अवे फ्रॉम यूएस डॉलर। मुझे इसमें इंडिया का स्टैंड सबसे अच्छा इसलिए लगा कि नई करेंसी ना बना के आप लोकल ट्रांजैक्शन में ट्रेड करो, दैट्स गुड फॉर देम। तो आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन फ्यूचर ऑफ यूएस डॉलर एंड हाउ जियोपॉलिटिकल पावर्स आर गोइंग टू गेट चेंज्ड इन कमिंग मंथ्स और कमिंग ईयर्स? आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कम से कम भी 7-8 साल 10 साल में कोई नई सुपर पावर बन सकती। चाइना को बोला गया था कि चाइना सुपर पावर बनेगा, और जो उनके इकोनॉमिक ट्रेंड थे पिछले 7 महीने में 8 महीने में ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर, उनके इकोनॉमिक जो ट्रेंड है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी, दैट इज डिक्लाइनिंग। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, व्हाई चाइना इकोनॉमी इज डिक्लाइनिंग। लेकिन यूएस का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छा रहा है पिछले 6 महीने के अंदर। यूएस को सबसे बड़ा खतरा सिर्फ यूएस डॉलर से है, क्योंकि यूएस डॉलर सिर्फ अमेरिका के हाथ में नहीं है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन मैनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो दैट्स इट। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूं मैं, इमिग्रेशन के ऊपर, जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर और इकोनॉमिक जो मुद्दे हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। आपको अगर इंटरेस्ट लगता है, यूजफुल लगती है इन्फॉर्मेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।